अच्छा फॉर्म ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, एक तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें रहती थी वो देख लेते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर जो है प्रोग्रेस बार था। क्या था? प्रोग्रेस बार। ठीक है, तो प्रोग्रेस इसको सिंपली कहते हैं। प्रोग्रेस जो है आपके पास जिस तरह से कोई कोड डाउनलोड हो रहा है, कुछ अपलोड हो रहा है जो, या कुछ कॉपी हो रही है, जो पट्टी आपको नज़र आती है, एक्चुअल में वो जो है प्रोग्रेस बार होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, तो कहाँ गया? काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया को। अच्छा, तो ये प्रोग्रेस बार है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेस बार नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने क्या किया, प्रोग्रेस बार, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैक्सिमम है और एक वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम ये है कि प्रोग्रेस बार टोटल है कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 का है। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर लेट सपोज मैं 20 कर दूँ तो आप देखोगे कि ये 20% जो है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको जो भी नंबर देता हूँ, लेट सपोज 70 देता हूँ, तो ये 70% आपको फिल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या है, दो एट्रीब्यूट्स है इसका, एक मैक्सिमम, ठीक है, कि मैक्सिमम ये है कितना, और इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर मैं 70 पे रखता हूँ और वैल्यू 1000 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो कम फिल होगा आपको जी। ये जो बढ़ रहा है ना, कितने परसेंट पे आपको बढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो समझ आ गई यहाँ तक बात। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक है मैक्सिमम और एक है वैल्यू, के इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मैक्सिमम 100 पे ज़्यादातर रखा जाता है, तो इस वक्त इसकी क्या वैल्यू है। हाँ, सिर्फ मैक्सिमम देंगे तो वैल्यू 0 कंसीडर होगी। ठीक है, अगर मैं 1 दूँ तो अब देखिए वैल्यू जो है वो ना, अब 0 कंसीडर है तो बस ये कोई वैल्यू नहीं है, पट्टी चलती रही। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यू पे फुल हो ये मैक्सिमम बताता है, और इस वक्त इसकी क्या वैल्यू है वो वैल्यू बताता है। समझ आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू अगर आप बताओगे तो तब इसको पता चलेगा कि अभी कितना फिल हुआ है। फिलहाल समझो ये लोडिंग में है। ठीक है, तो ये फिलहाल फिर ऑटोमेटिकली इस तरह के लोडिंग प्रोसेस में चला जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ठीक है, तो ये है। अच्छा, उसके बाद एक है डाटा लिस्ट। ठीक है, अब डाटा लिस्ट क्या है, ये आपके नॉर्मल इनपुट टाइप्स के साथ काम करता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ या इनपुट टाइप ईमेल के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, किस तरह यूज करते हैं, इसी के नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैंने एक इनपुट बनाया। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बना लिया, तो ये क्या है, एक इनपुट बॉक्स है जो कि टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है, आप इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जब इस पर क्लिक करूँ तो एक लिस्ट नीचे आए, जैसे इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ठीक है, इस तरह इसकी भी क्या है, एक लिस्ट आए। ठीक है, ताकि मैं उसमें से भी कुछ सेलेक्ट कर सकूँ, तो एक तरह की सजेशन जो होती है। ठीक है, वो जैसे आप गूगल पे जाओ, क्लिक करो, थोड़ा सा लिखो, आपको सजेशन देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा लिखोगे, आगे आप खुद ही ऑटोमेटिकली उसके नीचे चीज़ें आ रही होती है। तो वो आती है डाटा लिस्ट की वजह से, किसकी वजह से, डेटा लिस्ट की वजह से। ठीक है, डेटा लिस्ट आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट डालना है लिस्ट का। क्या एट्रीब्यूट डालना है, लिस्ट का। ये लिस्ट में आपने कोई भी नाम बताना है। ठीक है, कुछ भी बता सकते हो, लेट सपोज मैं कहता हूँ ABC। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आपने बताना है। उसके बाद नीचे एक और टैग लगाना है जो कि है डाटा लिस्ट। क्या है, डेटा लिस्ट। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसको बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नेम यहाँ पर आपने बताना है, और इसका नेम भी सेम रखना है, ABC। इसके अंदर आपने बताने हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो आप आ जाएं, इसके अंदर बताएं ऑप्शन, और इस ऑप्शन की वैल्यू में जो आप दोगे वो वहाँ पर नजर आएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोयटा, और इस तरह से मैं ऑप्शन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता रहता हूँ।
लाहौर, कराची। हाँ क्या चीज़ है? नहीं नहीं, ये एक अलग टैग है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक अलग हो जाए, आपको बताता हूँ। ओके, क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक सो। यहाँ पे नेम नहीं बल्कि आईडी देंगे, तो उसे करके रिफ्रेश करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये एक एक नॉर्मल इनपुट को क्या बना दिया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टर्म बना दिया। इसमें ये था कि इसमें आप इन्हीं में से कुछ आप सेलेक्ट करोगे तो वो ही सिलेक्ट होगा, कुछ आप खुद से नहीं लिख सकते। बट ये जो है इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो, जो नाम लेट सपोज नहीं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपने लिखना है, कोई मिश्रण आप लिख सकते हो। और बिल्कुल, अगर मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे इस्लामाबाद, तो देखिए इस्लामाबाद यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो लफ्ज़ उससे रिलेटेड पड़ा हुआ है तो वही आपको सामने सजेशन देगा, और अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि नॉर्मल इनपुट टाइप लेना है, जैसे हमने ऊपर इनपुट टाइप्स लिए हैं, ठीक है। नॉर्मल आपने एक इनपुट टाइप ले लिया। इनपुट टाइप के अंदर एक चीज़ का आपने इजाफा करना है, लिस्ट। किस एट्रीब्यूट का इजाफा करना है, लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है कि कोई भी नाम बता देना, ये आपकी मर्जी का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक टैग स्टार्ट करना है डाटा लिस्ट के नाम से। किस नाम से? डेटा लिस्ट स्टार्ट होगा, और डेटा लिस्ट क्या होगा, क्लोज होगा। और इसके अंदर क्या है, ऑप्शन है। जी सॉरी। तो इसकी वैल्यूज में जी जी, इसके अंदर जो जो वैल्यूज आप दोगे वो वहां पर जी बिल्कुल क्लोज नहीं, इसको ये लाजमी नहीं है, डाटा लिस्ट के ऑप्शंस को क्लोज करना लाजमी नहीं है। यहाँ के ये जो था आपके पास सेलेक्ट, सेलेक्ट में भी ऑप्शन हमने यूज किया था, इसके जो ऑप्शंस थे ये क्लोज होना लाजमी थे, इसके क्लोज होना, इसको आप क्लोज करोगे। बट डेटा लिस्ट के ऑप्शंस को क्लोज करना लाजमी नहीं है, करो भी ठीक है, ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। हमने क्या लगाया, एक नॉर्मल टैग लगाया है इनपुट का, जिसे हमने ऊपर लगाया है, कोई फर्क नहीं है इनमें और उसमें, सिर्फ एक चीज का इजाफा है, लिस्ट। एट्रीब्यूट क्या है इसके अंदर, लिस्ट, और इसके अंदर ये नाम आप अपनी मर्जी का दोगे, जो भी आपने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसी के नीचे बना लो या कहीं पे भी आप बना लो, लाजमी नहीं है कि आप उसी से टच बनाओगे। उसके अंदर आपने क्या करना है, डेटा लिस्ट के नाम से टैग स्टार्ट करना है, और वो क्लोज भी होगा, ठीक है। और उसको अपने आईडी, सेम आईडी देनी है जो यहाँ पर लिस्ट में आपने दी, समझ आ रही है। इसके अंदर आपने ऑप्शंस देने हैं, और ऑप्शन की वैल्यूज में आपने अपनी वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपको इनपुट टाइप, नॉर्मल इनपुट टाइप है, बट इसके साथ ही सजेशंस आपको दे रहे हैं, देख लो, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, और अगर लंबी सी लिस्ट है तो यहाँ पर आप लेट सपोज मैं क्यू लिखता हूँ तो कोई ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है। जैसे हमने फेसबुक में, सॉरी गूगल के सर्च में देखा है बहुत सारे, ठीक है। हाँ, ड्रॉप डाउन में मैंने कहा ना, रिस्ट्रिक्शन है, जो यहाँ पे दिख रहा है वही आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप खुद से नहीं डाल सकते, बट ये ऐसा है कि इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो और सजेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको डेटा लिस्ट, समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस पे अप्लाई कर सकते हो, इस पे अप्लाई कर सकते हो, इन पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये कोई अलग सा टैग जो है, ये नॉर्मल इनको टाइप टेक्स्ट पे या ईमेल्स वगैरह पे, ये है प्रोग्रेस बार, ठीक है। ये प्रोग्रेस है, जैसे कुछ डाउनलोड हो रहा है, कॉपी वगैरह है, पेस्ट वगैरह हो रहा है, तो ये वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा मुझे जगह ये पट्टियाँ आपको नजर आएंगी, तो ये प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस सिंपल है, आपने प्रोग्रेस बार को स्टार्ट किया और क्लोज किया, ठीक है। इसके अंदर दो ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक वैल्यू और एक मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है कि इस प्रोग्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कहाँ तक ये प्रोग्रेस जाएगा। अच्छा, जैसे हम कोई ग्राफ हम लेते हैं, ठीक है। हमने डेटा दे दिया कि भाई इस वक्त स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं, स्कूल की एंट्री कर रहे हैं, एंट्री कर रही है कि भाई अब उसका हमें ग्राफ शो करना है, तो जैसा भी यहाँ पे प्रोग्रेस है ना, तो ऐसा तो डेटा होता है और ग्राफ शो कर, ग्राफ जो है वो उसको जावास्क्रिप्ट का उसमें काम आता है। ग्राफ जो है वो सारे जो इसके अंदर ग्राफ्स हैं वो जावा के अंदर काम
ठीक है, मुख्तलिफ डेटा को लाइन वगैरह मैनेज करने के लिए सारा। ये कहाँ यूज करेंगे? ये नॉर्मल प्रोग्रेस है, ये वो प्रोग्रेस नहीं है। ये लेट सपोज आप कुछ कॉपी कर रहे हो तो जो आपके सामने प्रोग्रेस बार चल रहा होता है, कितने परसेंट हो गया, कितना रहता है। कुछ अपलोड कर रहे हो, आपको एक पट्टी नजर आती है, ठीक है, ये वो ये कम ज्यादा तो नहीं होगा, ये जो वैल्यू होगी, वैल्यू के हिसाब से कम ज्यादा होगा। ये वैल्यू हम बार-बार मेन पेज पे जाके वो करते रहेंगे? नहीं, ये इसके बैक एंड पे भी या PHP काम कर रहा होगा या जावा काम कर रहा होगा, जो इस वैल्यू को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, वो वहाँ पे ओवरऑल प्रोग्रेस को देखकर इस वैल्यू को बढ़ाएगा या कम करेगा, और उस हिसाब से वो डेटाबेस से नहीं उठा सकता, डेटाबेस से भी उठा सकता है। अब इसको जो है आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज मैं ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, अब टोटल आपने दिए हैं लेट सपोज 20 क्वेश्चन, क्या दिए 20 क्वेश्चन, वहाँ पे नीचे आपने प्रोग्रेस किया, आपका कितने हो गया और कितना रहता है, ठीक है, तो आप उसका मैक्सिमम में फिर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, जो कि डेटाबेस से खुद देखेगा कि हमने कितने क्वेश्चंस दिए हैं उसको, उस हिसाब से अगर 1 होता है तो और वैल्यू के अंदर 1 हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन वो कर लेता है 2 हो जाएगा, तीसरा कर लेता है 3 हो जाएगा, चौथा कर लेता है 4, उस हिसाब से वो फिर फिल अप होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ें जो हमसे रह गई थी, वो है प्रोग्रेस बार और इनपुट टाइप, ठीक है, और देख लेते हैं हमारे पास HTML में क्या रहेगा, बल्कि फिलहाल हम ये कर लेते हैं कि हम इसमें यहाँ पर जो मेन्यू सॉरी टाइटल के अंदर हमने टेक्स्ट डालना तो सीखा है, बट इसी के अंदर ये जो आइकन है इसको चेंज किया जाता है। यहाँ पर फेसबुक के पेज पे जाओ, फेसबुक आपको नजर आएगा, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब नजर आएगा, तो ये किस तरह से चेंज होगा, ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट ये तो मैं चेंज करना पहले बताया हुआ आपको, ठीक है, टाइटल में आप जाके जो लिखोगे वो वहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर टाइटल में जो भी आप लिखोगे, ठीक है, तो दिस इज वही लोगो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, दिस इज टाइटल। और इसको चेंज करना है तो इसके लिए आपको ऑफ कोर्स इमेज होना चाहिए आपके पास, अब वो आइकन में होता है, PNG में होता है या JPG में होता है, ठीक है, आपके पास कोई पिक्चर होनी चाहिए जो आप वहाँ पे लगाओगे। कोशिश करनी है छोटी पिक्चर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आइकन है, आइकन छोटी पिक्चर बड़ी भी लग जाती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो फिलहाल जी बिल्कुल टाइटल में हम इमेज नहीं डालेंगे, उसका अपना टैग है, ठीक है, वो डालेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पिक के नाम से कि ये पड़ा हुआ है, फिलहाल मैं ये डालता हूँ, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेम फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर बैकग्राउंड का फोल्डर है, और उसके अंदर हमें ये pic.jpg के नाम से फाइल मिल रही है। अब यही मैं अपने वहाँ पे टाइटल में एज आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल से पहले या टाइटल के बाद आपने टैग लगाना है लिंक, किस चीज़ का लगाना है, लिंक, ठीक है, लिंक में फिर आपके पास ये ऑटोमेटिकली कुछ इसने एट्रीब्यूट दे दिए, अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं देगा, तो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट जो है एट्रीब्यूट है वो एक है रिलेशन और एक है हाइपर रेफरेंस, REL फॉर रिलेशन, एंड हाइपर रेफरेंस जो है कहाँ पे फाइल पड़ी है, किस नाम से पड़ी है, जैसे आपने मेल में सोर्स वगैरह यूज़ किया था, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन में आपने बताना है कि क्या रिलेशन है, तो मैं कहता हूँ कि वो इसका आइकन है, ठीक है, तो रिलेशन इस वक्त क्या है, वो इमेज इसका आइकन है, तो रिलेशन में हमने आइकन बताया, और हाइपर रेफरेंस में हम उसका पाथ बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास पड़ा हुआ है इमेजेस में, हमारे पास बैकग्राउंड इसी तरह ही है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पिक डॉट सॉरी बैकग्राउंड एंड फॉरवर्ड स्लैश पिक डॉट JPG इसी तरह ही है, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं एंड यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देखेंगे आगे, ठीक है, बट इसके लिए ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी पिक्चर है, आपने कोई छोटी सी मोनोग्राम टाइप पिक्चर लेकर यहाँ पे लगानी है, समझ में आ गई बात है, ठीक है, तो आसान सा टैग है, ये टैग आगे भी आपको काम आने वाला है HTML और CSS को आपस में लिंक करने के लिए, ठीक है, आपने तो देखा होगा कभी लिंक करते हुए एक्सटर्नल फाइल जब हमने लिंक किया तो सेम वही टैग है, सिर्फ वहाँ पे रिलेशन में जो है हमने स्टाइल शीट डाला था, तो वो इसका स्टाइल शीट था, इस वक्त ये रिलेशन जो है इसका आइकन है, ठीक है, और हमने हाइपर रेफरेंस में हमने बताया। कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, कुछ ब्राउज़र में इशू होता है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक और एट्रीब्यूट डालना है टाइप के नाम से,
किस नाम से? टाइप के नाम से। टाइप के अंदर फिर आपने बताना है कि जो हम फाइल इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह का फाइल है। ठीक है, तो वो एक इमेज फाइल है और वो किस फॉर्मेट में है? JPG। ये लाजमन नहीं है, बट कुछ ब्राउज़र, पुराने ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे हो गया, कोई आउटडेटेड ब्राउज़र होते हैं वो ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए फिर आपको ये चीज़ इजाफी देनी होगी। टाइप के अंदर आप बताओगे कि एक इमेज है, और इमेज लेट्स सपोज अगर PNG है तो आप इमेज, सॉरी इमेजेस नहीं, इमेज, ठीक है, इमेज, और आगे आप बताओगे PNG। समझ आ रही बात? PNG फॉर्मेट तो पता है क्या है ना? ठीक है, इस तरह अगर आइकन है उसका ICO होता है, ICO जो है उसका एक्सटेंशन होती है, तो आप इमेज फॉरवर्ड स्लैश ICO लिखोगे। ठीक है, तो जो उसकी एक्सटेंशन है उस हिसाब से आपने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो ये है, देख लेते हैं HTML में कोई छोटा मोटी चीज़ रह गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है कल से CSS स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक मेटा टैग लास्ट ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, फॉर्म सबमिशन तो हो गई। हाँ, फॉर्म हो गया, फॉर्म हो गया हमारे पास। ये फॉर्म सबमिशन, फॉर्म के अंदर इधर इनपुट टाइप्स और प्रोग्रेस और ये सिलेक्ट सारा इसके बीच में आता है। बाकी जो ये इसको लिंक वगैरह है वो फिर हम तो बीच में करेंगे। लास्ट इसके अंदर क्या है, मेटा टैग में आपको बताऊंगा। जो अभी HTML का है और एक हमने PHP का है, उसी HTML में फिर PHP को कोड करेंगे। सेम HTML की फाइल के अंदर हम PHP की कोडिंग करेंगे, सिर्फ उसकी एक्सटेंशन HTML से कर हटा के PHP कर देंगे, कोडिंग उसी फाइल के अंदर होगी। अच्छा, तो लास्ट इसमें HTML में मैं आपको टैग बता रहा हूँ, मेटा टैग। क्या है? मेटा टैग। ये बेसिकली अभी बजाहिर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपके पेज के ऊपर। ठीक है, इसको हम डालते हैं कहाँ पर? हेड के अंदर। कहाँ पे डालते हैं? हेड में डालते हैं। ठीक है, मेटा टैग क्या करता है, ये कुछ इसके जैसे कि ये बताता है कि इसको बनाने वाला कौन है, इसका ऑथर कौन है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ, ये गूगल पे जब आप इसको अपलोड करोगे, जब आप डोमेन होस्टिंग खरीद करके, तो गूगल की हेल्प करता है आपकी पेज को जो है वो ठीक से सर्च जो अगर कोई करे तो जल्दी से आपके सामने आ जाए। एक तरह का SEO का काम करता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। ठीक है, ये आपकी पेज के बारे में डिटेल्स देता है कि क्या पेज है, किसने बनाया है, किस बारे में है, इस तरह की चीज़ें ये क्या करता है, गूगल को प्रोवाइड करता है। जैसे आप गूगल में आप अगर कोई सर्च करो कोई वेबसाइट, तो उसमें क्या होता है कि पहले आपके पास उसका नाम शो कर रहा होता है जो आपने सर्च किया, उसके नीचे 3-4 लाइनों में आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन मिलती है। वो डिस्क्रिप्शन कहाँ से डलती है? वो मेटा टैग से डलती है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन जो वहाँ पे नज़र आ रही होती है वो कहाँ से डलती है? मेटा टैग से। अगर मेटा टैग के पेज में आपने वो डिस्क्रिप्शन दी है तो वो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन शो करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, अगर आपने मेटा टैग यूज़ नहीं किया हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपके पेज में से रैंडमली कोई टेक्स्ट उठाकर आपके डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, इसी तरह से हाँ, मेटा टैग में आपके पास दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक क्या है नेम और एक क्या है कंटेंट। ठीक है, और मेटा टैग जो है वो क्लोज नहीं होता। नेम में आप ये बताते हो कि आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ऑथर। ठीक है, मैंने नेम में क्या लिखा? ऑथर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज पर। ठीक है, तो ये बताएगा कि इसका इस पेज का बनाने वाला ऑथर कौन है? फल। ठीक है, इसी तरह से मैं इसी के नीचे एक और मेटा टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ नेम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में फिर मैं यहाँ पे 3-4 लाइनों की जितनी भी मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ये यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, बट ये जब आपका वेबसाइट अपलोड होगा वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन जो है आपके पेज पे नज़र आएगी। जब गूगल में आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको 2-3 लाइनों में नज़र आएगी। इसी तरह से मैं कहता हूँ मेटा टैग
कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है, पता है आप लोगों को कीवर्ड्स क्या है? वो शुरू के जो किन लफ्जों से इसको सर्च किए गए। बिल्कुल। अभी लेट सपोज आपने एक वेबसाइट बनाया जो कि एजुकेशन के बारे में, ठीक है, तो आप कहोगे कि कोई एजुकेशन लिखे, कोई ड्यू लिखे, कोई लेट सपोज पर्ल लिखे, कोई जो है वो इंस्टीट्यूट लिखे, कोई रैंडमली कुछ जो है इस तरह के नाम लिखे, तो उनके सामने आपका वेबसाइट सामने आए, ठीक है। इसी तरह से जो है आपने गेमिंग का लेट सपोज आपने बनाया, तो आपको कहते गेम लिखे तो भी आ जाए, कोई पबजी लिखे तो भी आ जाए, कोई जीटीए लिखे तो भी आ जाए। तो ऐसे कुछ कीवर्ड जो आप बता रहे हो कि अगर ये कोई सर्च में लिखे गूगल के सर्च में तो मेरा वेबसाइट उसके सामने है। तो यहाँ पर आप बताते हो, लेट सपोज मैं लिखता हूँ पर्ल, तो दूसरा कीवर्ड आपने क्या उसे करना है, कॉमा लिखे सेपरेट करना है, ठीक है। मैं तो पर्ल कोई लिखे कोयटा, तो मेरा पेज सामने आना चाहिए, ठीक है। कोई लिखे एजुकेशन, तो मेरा पेज सामने आना चाहिए। कोई लिखे जो है लैंग्वेज, तो मेरा पेज सामने आना चाहिए। कोई कंप्यूटर लिखे तो मेरा पेज सामने आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये सारे का सारा हेल्प करता है किस चीज़ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि आपका पेज जो है वो गूगल को पता चले कि किस चीज़ का पेज है और किसके सामने मुझे इसको शो करना है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये इसमें लास्ट जो मेटा मैं बताऊंगा, मेटा वो है लैंग्वेज के हवाले से, ठीक है। आप लैंग्वेज लिखते हो और कंटेंट में आप लैंग्वेज बता सकते हो, इंग्लिश, उर्दू या वट एवर जो भी, ठीक है। ये भी गूगल को हेल्प करता है कि ये किस लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे भी बताई जाती है, ये HTML के साथ यहाँ पे देखें LANG लगा और EN लिखा हुआ है, EN मीन्स इंग्लिश, ठीक है। आज बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाते हो तो गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेशन का एक ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लेट सपोज उर्दू लिखोगे तो वो समझेगा ये कि पेज उर्दू में, और वहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट टैग था मेटा टैग, जो कि अभी यहाँ पे ऑफलाइन में कोई भी आपको जो है ना वेबसाइट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट जब इसको ऑनलाइन करेंगे तब इसके आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे। सर ये तो अक्सर लोग जैसे अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो लोग भी तो यूज करते होंगे, बिल्कुल सर। उसमें फिर कैसे हम कंपैरिजन करते हैं गूगल, किसी से उसमें मतलब किस तरह उसको पता चलेगा कि गूगल बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, एक चीज़ को नहीं देखता, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन को भी कंबाइन कर रहा होता है, कीवर्ड्स को भी कंबाइन कर रहा होता है, लोकेशन देख रहा होता है कि किस लोकेशन से वेबसाइट बना है और कहाँ से ट्रेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, आपके इंटरेस्ट को देखता है, आपका इंटरनेट पे इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो गूगल एक बहुत बड़ी उससे करके फिर आपके सामने वो चीज़ लेकर आता है, ठीक है। कभी आप और करो, आप मोबाइल में एक वेबसाइट सर्च कर रहे हो, अगर वही वेबसाइट आप लैपटॉप पे सर्च करो तो वो आपके सामने आ जाएगी। लेट्स सपोज आपने मोबाइल पे सर्च की थी और 8वें 9वें नंबर पे कोई वेबसाइट थी, वो आपने ओपन कर ली, ऊपर वाले ओपन नहीं की, बट आप फिर वही दोबारा सर्च करो कंप्यूटर के ऊपर तो वो वाली टॉप पे आपको दिखेगी, ठीक है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी एक बार सर्च कर चुके हो, ठीक है। या फिर आप देख लो कहीं पे आप नेट पे जाओ कि कहीं पे, ये बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ी गेम चलती है, आप कहीं पे जाके लेट सपोज उसके बारे में सर्च कर लो, लैपटॉप के प्राइस के बारे में सर्च कर लो, ठीक। आप फेसबुक में जाओ, नेक्स्ट टाइम फेसबुक चलाओ, आपके सामने लैपटॉप्स के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, ये लैपटॉप इतने का, ये लैपटॉप इतने का, तो ये बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट को देख रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है, उसके हिसाब से आपका सामने रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी हेल्प करता है कि आपका वेबसाइट ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप नहीं देते हो तो गूगल कुछ वक्त लगता है उसको आपके वेबसाइट को समझने में। लेट सपोज आपने ये कीवर्ड्स नहीं डाला था और कोई गेम सर्च करता है और आपके वेबसाइट को आता है आपके वेबसाइट पे, ठीक है, और वो उसका इंटरेस्ट है गेम्स में, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो खुद ही समझ लेगा कि ये जो है वेबसाइट जो है वो थोड़ी बहुत गेम्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी तरह से, बट अगर ये चीज़ें आप दे लो तो काफ़ी जो है आपकी जो है ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाती है और आपका पेज पहले से ही थोड़ा टॉप पे रहने लगता है।